हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो अब हम लोग करते हैं अपने जो सेकंड यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चल रहा है वो कहाँ से, जो बीएड का आपका बीएड जो फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर का हम कौन सा पेपर कर रहे हैं? पेपर थर्ड कर रहे हैं। पेपर कौन सा कर रहे हैं? थर्ड कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का। और इसके अंदर हमारी जो यूनिट है वो कौन सी चल रही है? सेकंड यूनिट। यूनिट कौन सी चल रही है? सेकंड यूनिट चल रही है। सेकंड यूनिट के अब आपके केवल दो ही चीज़ रहती है। एक तो जो मैं आज आपको करवाऊंगी प्रदर्शन विधि, और एक आपका रहता है ये क्या नाम, टोली शिक्षण, टीम टीचिंग वाला। और ये दो प्रश्न आपको और करवाने के बाद आपकी जो सेकंड यूनिट है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, आपकी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड बोलते हैं। और हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलते हो? प्रदर्शन विधि बोलते हो। हिंदी में आप लोग इसको क्या बोलते हो? प्रदर्शन विधि बोलते हो। और इंग्लिश में इसी को डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड कहा जाता है। तो इस विधि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि देखो, जैसे एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, टीचिंग करता है, तो साथ साथ में वो बीच बीच में कुछ दिखाता भी है। आप कहोगे मैडम क्या दिखाता है? अध्यापक कोई चार्ट दिखाता है, कोई चित्र दिखाता है, या कोई मॉडल दिखाता है। ठीक है ना, प्रोजेक्टर के जरिए कुछ स्क्रीन के ऊपर लेकर आता है। इससे क्या होता है कि बच्चे को जो पढ़ाना है वो और भी अधिक सरल हो जाता है। बच्चा पढ़ने में क्या लेता है? रुचि लेता है। बच्चे को अच्छा लगता है पढ़ते हुए, पढ़ने में रुचि लेगा और बच्चा बढ़िया तरीके से पढ़ेगा, उसको जल्दी समझ में आएगा। जो टीचर होता है ना, टीचर, उसके समय की बचत होगी। अब अगर टीचर एक बच्चे को मॉडल दिखा दे, जैसे कि ये जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण का मॉडल दिखा दे कि किस तरह से फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला जो धुआं है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? वातावरण को दूषित कर रहा है। अगर उसके बारे में एयर पोल्यूशन के बारे में बताना है तो एयर पोल्यूशन का मॉडल बना दे। अगर वाटर पोल्यूशन के बारे में बताना है तो उसके बारे में कोई चित्र दिखा दे, है ना। अगर ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताना है तो उसका भी मॉडल या चित्र बनाया जा सकता है। तो इस चित्र के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से तो बच्चा जो है वो जल्दी सीखेगा। उसको पता चल जाएगा कि इस तरीके से क्या होता है, ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है या वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदर्शन विधि बोलते हैं। जो साइंस का टीचर है उसके लिए प्रदर्शन विधि का बहुत बड़ा महत्व है। वह बच्चों को लैब के अंदर जाकर, साइंस लैब के अंदर ले जाकर अलग अलग तरह के प्रयोग करके दिखाता है, जिससे बच्चों को ये पता चलता है कि ये जो थ्योरी हमको करवाई जा रही है ये किस तरह से काम करती है, ये वर्क कैसे करती है। तो प्रदर्शन विधि का अपना महत्व है। देखो, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात यही कर रहे हैं, कब से हमारा जो यही चल रहा है कि एक अध्यापक है वो किन किन विधियों से बच्चे को पढ़ाएगा। अनुकरण से पढ़ाएगा, ठीक है ना। फिर अध्यापक कैसे पढ़ाएगा? मस्तिष्क उद्वेलन से, ब्रेनस्टॉर्मिंग से पढ़ाएगा। दिमाग के अंदर विचारों का तूफान उठेगा। अब दिमाग में विचारों का तूफान क्यों उठेगा? जब आप बच्चे को कोई समस्या दोगे और उसको हल करने के लिए कहोगे तो बच्चा उस समस्या को हल करेगा, और हल करेगा तो दिमाग में विचार उत्पन्न होंगे। ठीक है, फिर हमने कल भी बात की थी लेक्चर मेथड की। लेक्चर मेथड, इस विधि से भी, भाषण विधि से भी बच्चे को पढ़ाया जाता है, और ये तो सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन और सबसे फेमस विधि है। फिर आज हम जो बात कर रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड के बारे में कर रहे हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में प्रदर्शन विधि बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसको प्रदर्शन विधि बोलते हैं। तो करते हैं इसके बारे में बात। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि ये जो प्रदर्शन है, बात क्या आती है? एक मिनट, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी, अब देखो, जो प्रदर्शन युक्ति है यह वह युक्ति है जिसमें अध्यापक जो भी विषय वस्तु, यानी कि कोई भी जो सिलेबस है उसको पढ़ाने के साथ साथ उससे संबंधित सामग्री को कक्षा में प्रदर्शित करता है। अब टीचर कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाएगा तो उससे रिलेटेड कोई भी सामग्री होगी, चाहे चार्ट हो, चाहे चित्र हो, चाहे मॉडल हो, वो उसके साथ साथ कक्षा में क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, ताकि विद्यार्थी जो है, जो वो पढ़ रहा है,
जो टॉपिक उसको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को आसानी से समझ सके। फिर जो प्रदर्शन विधि है, इसके द्वारा विद्यार्थियों को जो तथ्य, जो फैक्ट्स होते हैं और जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि आप जो भी बच्चे को फैक्ट्स पढ़ाना चाहते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स आप बच्चे को बताना चाहते हैं, इनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रदर्शन विधि के द्वारा। प्रदर्शन विधि के द्वारा बच्चे को एक व्यवहारिक, बच्चे को क्या करवाया जाता है? जो व्यवहारिक ज्ञान है वो बच्चे को प्रदान किया जाता है। यह विधि मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। मूर्त का मतलब क्या होता है? जो हमें सामने दिखाई दे। मूर्त का क्या मतलब होता है? जो चीज़ हमें सामने, आंखों के ठीक ठीक सामने दिखाई दे, उसको हम लोग मूर्त बोलते हैं। और जो हमारे आंखों के सामने दिखाई ना दे, हमें इन आंखों से दिखाई ना दे, उसको क्या बोलते हैं? उसको अमूर्त बोलते हैं। तो जो मूर्त चिंतन है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। यानी कि पहले बच्चे को दिखाया जाता है और फिर बच्चा जो उसके बाद अपनी कल्पना के, अपनी बुद्धि के जरिए उस बात को और भी गहराई से समझ लेता है। अध्यापक प्रदर्शन के बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछता है। जब अध्यापक प्रदर्शन करेगा ना किसी भी चीज़ का, जैसे साइंस का टीचर है तो वो लैब में प्रदर्शन करेगा, या कोई क्लास में कोई चार्ट दिखा दिया, कोई चित्र दिखा दिया, कोई मॉडल दिखा दिया, तो बीच बीच में अध्यापक क्या करेगा? बच्चों से प्रश्न पूछेगा। फिर जो प्रदर्शन के द्वारा जो छात्र हैं, छात्रों को कक्षा में सक्रिय रखा जा सकता है, छात्रों को कक्षा में एक्टिव। आप अगर बच्चों को नई नई चीज़ें दिखाएंगे कि जिनके जरिए बच्चा जान लेगा, तो छात्रों को क्या रखा जाएगा? सक्रिय, यानी कि एक्टिव रखा जा सकता है। अब अगर जैसे भाषण विधि होती है, उसमें कल मैंने आपको डीमेरिट्स में ये बात बताई थी कि जो भाषण विधि होती है उसके अंदर बच्चा सक्रिय नहीं होता, बच्चा एक्टिव नहीं होता। एक्टिव कौन होता है? केवल और केवल अध्यापक। एक्टिव कौन रहता है? केवल और केवल अध्यापक एक्टिव रहता है। लेकिन इससे छात्रों को सक्रिय रखा जा सकता है। जो बच्चे होंगे ना, जो स्टूडेंट्स होंगे, वो भी एक्टिव हो जाएंगे। कैसे? प्रदर्शन विधि में। जैसे आपने बच्चे को कहा कि ये चीज़ जो है इस तरह से काम करती है, तो आप आगे आओ, देखो, हाथ लगा कर देखो, आप खुद करके देखो, तो बच्चा क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। बच्चा खुद को करेगा। बच्चे के सामने सुंदर सुंदर चित्र दिखाए जा रहे हैं बच्चों को, बच्चा एक्टिव हो जाएगा, चित्रों को ध्यान से देखेगा, उनके बारे में बातचीत करेगा, उनके बारे में अध्यापक से प्रश्न पूछेगा। तो इसमें बच्चे को क्या किया जाएगा? बच्चे को एक्टिव किया जाएगा और ऐसा ज्ञान छात्रों के लिए स्थायी हो जाता है। अब जैसे एक तो आपने बच्चे को ये बताया कि जो है कोई भी आप इस तरह की बात कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला धुआं कितना हानिकारक है, आप उनको बोलकर ये बात बता रहे हो, तो बच्चा आधी याद रखेगा और आधी भूल जाएगा। लेकिन जब आप उसी चीज़ को एक बड़े सारे मॉडल की सहायता से या चित्र की सहायता से जब आप बताओगे, तो उसको बच्चा याद रखेगा। बच्चे के दिमाग में वो बात बिल्कुल फिट बैठ जाएगी कि हाँ, इस तरह से जो है फैक्ट्रियों से काला धुआं निकलता है, वायु का प्रदूषण बढ़ता है, गाड़ियों से जो है गंदा धुआं निकलता है, तो वायु प्रदूषण इस तरह से बढ़ रहा है, वायु के अंदर जो हानिकारक जो तत्व हैं वो मिलते चले जा रहे हैं। तो बच्चे का ये ज्ञान है वो क्या हो जाएगा? स्थायी, परमानेंट बन जाएगा। कहते हैं 1000 बार सुनने से एक बार देखना अच्छा है। अगर किसी बात को आपको 1000 बार सुना दिया जाए, उससे बढ़िया एक बार देखना है। जो आज हमें कई बार सुनने से भी याद ना होना, उसको देखकर समझा जा सकता है। अब जैसे ताजमहल है, अगर बच्चे को बता दिया कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था और इस तरह से इस सन में बनवाया गया और ऐसा वहाँ पत्थर लगा हुआ है, ऐसी वहाँ कारागिरी की गई है, और ताजमहल के बाहर एक सुंदर वहाँ पर उपवन है, सुंदर सा बगीचा है, तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, वहाँ एक तालाब भी है, ये है वो है, तो बच्चा भूल जाएगा। आधी से ज़्यादा बच्चे तो जो बात है वो तो बच्चे के माइंड से स्लिप हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसी ताजमहल का चित्र दिखा दिया, या अगर आप बच्चे को भ्रमण करने के लिए ले गए और आपने ये बनाया कि हम आगरा जा रहे हैं भ्रमण के लिए, बच्चों को ट्रिप पर लेके जा रहे हैं, स्कूल ट्रिप पर, और बच्चे को वहां पर ताजमहल के अंदर ले जाकर आप सारी चीजें दिखा दोगे, तो बच्चा उसको आजीवन नहीं भूलेगा। ठीक है ना? बच्चा जो है वो उस चीज को आजीवन नहीं भूलेगा, पूरा जीवन नहीं भूलेगा। इसलिए प्रदर्शन युक्ति के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया को क्या बनाया जाता है? सरल, इजी बनाया जाता है। ये जो प्रदर्शन जब दिखाया जाता है ना, तो इससे जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं कि इस विधि की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है।
आगे क्या बात कर लेते हैं कि ये जो विधि है इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है। तो देखिए, पहली आवश्यकता तो क्या है कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह युक्ति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जो भी हमने शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है कि हम बालक को शिक्षण क्यों करवा रहे हैं, इस उद्देश्य के तहत करवा रहे हैं, तो जो शिक्षण का उद्देश्य है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, कम समय और कम शक्ति में काम हो जाता है। ये तो बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी कि टीचर का तो समय बचता ही बचता है, बच्चे का भी समय बचता है, टीचर की जो शक्ति है ना वो भी बचती है। एक तो टीचर एक बात को 10 बार बोल बोल कर बताए कि ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है वैसा है, और एक उसको पता चल जाए जब वो कोई मॉडल या चित्र या चार्ट दिखा देगा और उसके द्वारा ये बताए कि हाँ ये जो काम है वो इस तरह से होता है, तो दोनों बात बन जाती है इसके अंदर कि समय भी कम लगता है और जो शक्ति है वो भी कम लगती है, पावर भी इसके अंदर कम लगती है, क्योंकि टीचर को ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद बालकों को कक्षा में सक्रिय रखने के लिए भी यह विधि जरूरी है। देखो, कल भी हमने यही बात की थी कि कक्षा के अंदर एक टीचर ही एक्टिव नहीं होना चाहिए, बच्चे भी एक्टिव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कक्षा के अंदर जो अध्यापक है वो तो एक्टिव है और बच्चे एक्टिव नहीं है। अगर किसी कक्षा के अंदर बच्चे एक्टिव नहीं होते तो हम लोग उस कक्षा को एक जीवंत कक्षा नहीं मान सकते, ठीक है ना। हम लोग उस कक्षा को एक जीवंत कक्षा नहीं मान सकते। कक्षा जीवंत तभी होती है जब अध्यापक के साथ साथ बच्चे भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक। उसके बाद अगली बात क्या कि पाठ को सरल बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आप कोई भी लेसन बच्चे को मुश्किल पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, जैसे आप बच्चे को यह पढ़ा रहे हो कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, तो क्या नदियों वाला जो टॉपिक है आप बोल बोल कर बच्चों को याद करवा दोगे? नहीं याद करवा पाओगे, बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन अगर उसी टॉपिक को आप एक मैप के माध्यम से, एक मानचित्र के माध्यम से सिखा रहे हो कि देखो ये हमारे हरियाणा का जो मैप है, इसमें ये नदी यहाँ से प्रवेश करती है, ये नदी यहाँ से निकलती है, ये इन शहरों से होकर गुजरती है, तो बच्चा बड़ी आसानी से समझ जाएगा, है ना, कि ये नदी इस डिस्ट्रिक्ट से होकर जाएगी, यहाँ से ये वाली जाएगी। तो बच्चे के दिमाग के अंदर जो वो बात है ना वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो सरल बनाने के लिए भी इस विधि का प्रयोग होता है। प्रदर्शन के द्वारा बच्चों में पढ़ने के लिए रुचि जागृत की जाती है। बच्चे के अंदर पढ़ाई के लिए क्या जागृत की जाती है, रुचि, इंटरेस्ट होता है। अगर अध्यापक हमेशा लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाएगा तो बच्चे के पढ़ने में रुचि धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि बच्चा केवल बात को सुनना नहीं चाहता, वो देखना भी चाहता है, वो देखकर याद करना चाहता है, समझना चाहता है। तो बच्चों में पढ़ने के लिए रुचि जागृत की जाती है। जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं यानी कि स्लो लर्नर होते हैं, क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं यानी कि स्लो लर्नर होते हैं। यह विधि उनके लिए भी बहुत आवश्यक है, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और विज्ञान, गणित जैसे विषयों को समझाने के लिए भी प्रदर्शन विधि उपयुक्त है। ये बात तो हमने पहले ही कर ली कि साइंस के अध्यापक के लिए यह विधि को जानना बड़ा जरूरी है, और गणित जो है उसके उस जैसे विषयों को समझाने के लिए भी जो प्रदर्शन विधि है वो सबसे क्या है, बढ़िया है। तो ये इसकी आवश्यकता है। क्या क्या आवश्यकता की हमने? एक तो जितने भी शिक्षण के उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जाता है। दूसरी बात, कम समय में और कम शक्ति में काम हो जाता है। फिर बालकों को एक्टिव रखा जाता है। पाठ को सरल बनाने के लिए ये विधि जरूरी है। प्रदर्शन के द्वारा बच्चों को पढ़ने में रुचि जागृत की जाती है। जो धीमी गति से सीखते हैं उनके लिए भी जरूरी है। और फिर विज्ञान और गणित ऐसे विषयों को पढ़ाने के लिए भी प्रदर्शन विधि क्या है, उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कहता है उसके चरण क्या है या सोपान क्या है। आप चरण या सोपान को इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्टेप्स बोलते हो, स्टेप्स। कि ये जो विधि है इसको समझाने से, इससे संबंधित कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से चरण हैं, आप किन चरणों के द्वारा इस विधि को समझाएंगे, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जिनके द्वारा आप इस विधि को समझाएंगे। तो पहला तो है नियोजन और तैयारी।
पहला तो कौन सा है? नियोजन और तैयारी। नियोजन का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। नियोजन का क्या मतलब होता है बच्चों? योजना बनाना। योजना माना प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना। जब हम प्लान करते हैं ना, जब आप बच्चे को क्लास में पढ़ाने के लिए जाओगे और आपने डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड से पढ़ाना होगा, तो आप उसके लिए प्लान तो करोगे कि बच्चे को क्या क्या दिखाना है और किस तरीके से बताना है। अध्यापक को कभी भी बिना तैयारी के क्लास में नहीं जाना चाहिए। पहले अध्यापक को तैयारी करनी चाहिए कि आज बच्चे को क्या पढ़ाना है और किस विधि से, किस तरीके से पढ़ाना है। फिर देखो, नियोजन और तैयारी। अध्यापक योजना बनाता है कि जो विषय वस्तु है वो कैसी हो, यानी कि जो कंटेंट मैंने बच्चे को देना है वो कैसा हो। पाठ की योजना कैसे बनानी है। आपको बीएड में पाठ योजना सिखाई जाती है ना, आप बीएड कर रहे हो और आपको बीएड के अंदर पाठ योजना, लेसन प्लान करवाया जाता है कि आप क्लास में जब जाओगे तो लेसन प्लान इस तरीके से बना कर जाओगे। फिर देखो, कौन कौन से उपकरणों को कक्षा में दिखाना है तथा उनका प्रयोग किस प्रकार करना है, ये नियोजन और तैयारी में आता है। ये हमारा पहला चरण है, पहला हमारा स्टेप है, ठीक है ना। अगर प्रदर्शन विधि का यूज करना है टीचर को, तो पहला स्टेप क्या होता है कि वो योजना बनाए और तैयारी करे पहले, ठीक। उसके बाद पाठ को प्रस्तुत करना। पहले योजना बना ली, प्लानिंग कर ली और वो तैयारी भी कर ली उसने सारी की सारी। किसने? टीचर ने। फिर अध्यापक क्या करेगा? क्लास में जाकर पाठ को प्रस्तुत करेगा, जो लेसन है ना उसको प्रस्तुत करेगा। लेकिन इससे पहले बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। बताया था ना कल मैंने कि आप सीधे क्लास में जाकर यूं नहीं कहोगे कि भाई आज हमने स्वतंत्रता आंदोलन वाला छठा पाठ निकाल लो सारे बच्चे। ये गलत तरीका है पढ़ाने का। आप क्या करोगे? आप बच्चे को पहले मानसिक रूप से तैयार करोगे। आप बच्चे से पूछोगे कि क्या बच्चों तुम इस बारे में जानते हो। जैसे कोई साइंस का टीचर है और उसको बच्चे को न्यूटन का नियम सिखाना है, तो वो ऐसे थोड़ी ना सीधे जाकर बोल देगा कि न्यूटन ने देखो जो एक नियम दिया था ये हुआ था। साइंस का टीचर क्या करेगा कि पहले बच्चे को ये कहेगा कि बच्चों आपके हाथ में एक बॉल है, अगर आप बॉल को ऊंचा उछालोगे ऊपर की तरफ तो बॉल कहाँ जाएगी? बच्चे कहेंगे नीचे आएगी जी। अगर आपके हाथ में एक सिक्का है 1 रुपये का, आप सिक्के को ऊपर उछालोगे तो सिक्का कहाँ जाएगा? बोले ऊपर से नीचे आएगा जी, है ना, यही बोलेंगे। तो इस तरह से बच्चे को आप तैयार करोगे। फिर आप बताओगे कि बच्चों यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है जो न्यूटन ने दिया था कि कोई भी चीज अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो धरती के ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये तरीका होता है पढ़ाने का। बालक के अंदर रुचि को जागृत किया जाता है। अगर आपने बच्चे को मानसिक रूप से तैयार नहीं किया पढ़ाने के लिए, तो प्रस्तुत ज्ञान को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। उसके पश्चात किसी रोचक प्रयोग या किसी कहानी के द्वारा अध्यापक पाठ को क्या करता है? शुरू करता है। क्या कहा कि उसके बाद जो अध्यापक है वो किसी रोचक प्रयोग के द्वारा या किसी कहानी के द्वारा पाठ को क्या करता है? आरंभ करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रयोगीकरण। अगला है हमारा कौन सा? प्रयोगीकरण। पहले हमने 2 की बात की। पहली बात तो हमने क्या की कि जो टीचर है वो तैयारी करता है, प्लानिंग करता है। उसके बाद कक्षा में पाठ को प्रस्तुत करेगा, बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करेगा, बच्चे की रुचि जागृत करेगा। फिर किसी कहानी के माध्यम से या कोई बात कहकर पाठ को क्या करेगा? शुरू करेगा। बालक के पूर्व ज्ञान को देखेगा कि पुराने वाला ज्ञान बच्चे का कितना है, फिर नया ज्ञान जोड़ेगा। प्रयोगीकरण, इस चरण में अध्यापक प्रयोग या प्रदर्शन के द्वारा पाठ का विस्तार करता है। अध्यापक क्या करता है? प्रयोग करता है या प्रदर्शन करता है और पाठ का क्या करता है? विस्तार। अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रयोग या प्रदर्शन ऐसी जगह पर हो जहां सभी बच्चे देख सके। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ बच्चों को तो आप जो प्रयोग करके दिखा रहे हो उनको दिखाई दे रहा है, बाकी पीछे के बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए जरूरी है कि क्लास के अंदर एक टेबल होनी चाहिए, एक ऐसी टेबल कि जिसके ऊपर रखा हुआ सामान हर बच्चे को दिखाई दे, पीछे तक जो बैठा बच्चा है ना उसको भी दिखाई दे। या आप क्लास में बच्चे को इस तरह से खड़ा करेंगे चारों तरफ टेबल के, ताकि हर एक बच्चे को साफ साफ दिखाई दे सके। फिर देखो अध्यापक को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह पर प्रयोग हो जहां सभी बच्चे देख सकें।
प्रदर्शन में चौक बोर्ड का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। चाक और बोर्ड का आवश्यक चित्र, आकृति या कठिन शब्दों को अध्यापक सही समझा सकता है बोर्ड पर लिखकर। यानी कि क्लास में बोर्ड भी होना चाहिए, चाक भी होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी चित्र, कोई भी आकृति या कोई भी कठिन शब्द अगर बच्चे को समझाना है तो अध्यापक उसको सही तरीके से समझा सकता है। उसके बाद देखिए नंबर 4 पर प्रतिलेखन। ये तो प्रयोग कर लिया, उसके बाद क्या होगा? प्रतिलेखन। अध्यापक कक्षा में शिक्षण करवा रहा है तो उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो वो बोर्ड पर लिख रहा है ना, उन शब्दों को या रेखा चित्रों को कॉपी में नोट कर रहे हैं या नहीं, है ना। आप तो बोर्ड पर लिख रहे हो, एक टीचर है बोर्ड पर लिख रहा है, बच्चों को समझा रहा है, तो आप ये भी देखिए ना कि बच्चे जो हैं उसको अपनी रफ कॉपी में नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक छात्र कॉपी में नोट नहीं कर ले तब तक प्रदर्शन पाठ अधूरा समझा जाएगा। क्योंकि देखो, आपने बच्चे को समझा दिया, लेकिन वो बच्चे को कितनी देर याद रहेगा? वो बच्चे को कुछ देर ही याद रहेगा। जब वो स्कूल से घर जाएगा तो सारा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसी चीज को बच्चे की कॉपी में नोट करवा दिया, बच्चे नोट कर रहे हैं, तो वो जो ज्ञान है वो बच्चे को स्थायी हो जाएगा। बच्चा बार बार कॉपी में से पढ़ेगा और बच्चे को वो जो है बातें सारी की सारी याद हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद देखो जी निरीक्षण। अगला कौन सा है? निरीक्षण। अध्यापक को बार बार विद्यार्थियों के पास पहुंचकर यह देखना चाहिए कि विद्यार्थी उचित ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बच्चों का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए। आप बच्चों को ऑब्जर्व करिए, ये देखिए कि क्या विद्यार्थी सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये हमारे 5 क्या थे? स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था कि तैयारी करना, प्लानिंग करना। दूसरा पाठ को प्रस्तुत करना। तीसरा है प्रयोगीकरण, प्रयोग करना कक्षा के अंदर। चौथा है प्रतिलेखन, यानी कि बच्चे उसको नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप ध्यान रखिए। और पांचवा है कि आप बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व कीजिए कि क्या सभी बच्चे उचित ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक, क्लियर बात। फिर देखो आगे चलते हैं हम लोग। अगला है प्रदर्शन विधि के गुण क्या है। ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड है इसके गुण क्या क्या होते हैं, यानी कि इसकी मेरिट्स क्या क्या होती हैं। इसकी जो मेरिट्स हैं वो क्या क्या होती हैं, प्रदर्शन विधि के गुण क्या क्या हैं। प्रदर्शन विधि के मुख्य गुण इस प्रकार है। क्या कहता है कि जो ये प्रदर्शन विधि जो है उसके जो मुख्य गुण हैं वो इस प्रकार हैं। कैसे कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह विधि अल्प व्यय साध्य होने के कारण विशेष उपयोगी है। क्योंकि भारत एक गरीब देशों में गिना जाता है। साधन क्या है? इसके पास अल्प है। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। थोड़ा खर्च है, यानी कि ज्यादा पैसा नहीं है। भारत जैसे एक गरीब देश के अंदर यह विकासशील है, यानी कि अभी इसका विकास नहीं हुआ पूर्ण रूप से, तो जो थोड़ा जो खर्च है इसके अंदर काम चल जाए तो इसके लिए ये विशेष रूप से क्या है? उपयोगी है। इसमें प्रयोग एवं प्रदर्शन के साथ साथ परिचर्चा द्वारा छात्रों की शंकाओं का समाधान होता है। शंकाओं का, शंकाएं क्या होती हैं? शंकाएं क्या होती है? डाउट्स। शंकाएं क्या होती है? डाउट्स। यानी कि बच्चों के जितने भी डाउट होंगे इसमें आप जब बच्चों को प्रयोग करके दिखाओगे या आप प्रदर्शन करोगे बच्चों के सामने, चार्ट का, चित्र का, मॉडल का, है ना, तो क्या होगा? छात्रों के साथ बातचीत करोगे, उनको बताओगे, तो छात्रों की शंकाओं का समाधान होता रहता है। छात्रों की जितने भी शंकाएं हैं यानी कि जितने भी डाउट्स हैं उनका समाधान होता रहता है। प्रदर्शन में छात्रों के द्वारा रुचि लेने एवं सक्रिय सहयोग देने से कक्षा का वातावरण नीरस नहीं रहता। यह कहता है कि जो प्रदर्शन होता है ना, प्रदर्शन, इसमें छात्रों के द्वारा रुचि लेने, अगर आप किसी चीज का प्रदर्शन कर रहे हो और छात्र क्या ले रहे हैं? उसके अंदर रुचि ले रहे हैं और एक्टिव होकर सहयोग दे रहे हैं, तो कक्षा का जो वातावरण है वो नीरस नहीं रहेगा। अगर आप जो करवा रहे हैं और बच्चे उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बच्चे कोई भी उसके अंदर एक्टिव होकर सहयोग नहीं दे रहे, तो वातावरण नीरस हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे भी बढ़ चढ़कर उसके अंदर भाग ले रहे हैं,
रुचि दिखा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वातावरण नीरस नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। पहली बात तो क्या कि भारत जैसा जो विकासशील, जो भी विकास कर रहा है, उस देश के लिए थोड़े खर्च में काम हो जाएगा। दूसरी बात, प्रयोग और प्रदर्शन के साथ साथ जब हम बच्चों से चर्चा करेंगे तो छात्रों का जो डाउट है, स्टूडेंट्स का, वो समाधान हो जाएगा डाउट्स का। प्रदर्शन में छात्र जब रुचि लेंगे और सक्रिय सहयोग देंगे तो कक्षा का वातावरण नीरस नहीं रहेगा। इस विधि में स्मृति एवं कल्पना का सहारा नहीं लिया जाता, कल्पना नहीं की जाती, यानी कि जो सामने है वही बताया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं की जाती। तो स्मृति का यानी कि मेमोरी का, यानी कि बच्चे को पहले क्या याद है, बच्चे को पहले क्या याद नहीं है, इस बात का सहारा नहीं लिया जाता। यानी कि ये मेमोरी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। आप बच्चे को जो समझाओगे, जो बच्चे को दिखाओगे, बच्चा उन्हीं को सीखेगा। तो बच्चों के मेमोरी पर डिपेंड नहीं होता भी, ठीक है ना तो मेमोरी पर डिपेंड होता और ना ही इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कल्पना की जाती है। महंगे उपकरण होने की स्थिति में क्षति का भय कम रहता है। ठीक है ना, महंगे उपकरण होते हैं तो नुकसान का भय महंगे उपकरण न होने की स्थिति में या ना आएगा भी, क्योंकि महंगे तो होते ही नहीं, पहले कह दिया अल्प व्यय से काम चलेगा। तो जो उपकरण होते हैं ना, चार्ट, चित्र, मॉडल, ये महंगे नहीं होते। तो महंगे उपकरण नहीं होते, इसलिए नुकसान का भय कम होता है। जब महंगा नहीं है तो नुकसान कितना का हो जाएगा। एक 20-50 रुपए का अगर कोई चित्र ले आए तो उसमें नुकसान का संभावना नहीं है ज़्यादा। मूर्त से अमूर्त के शिक्षण सूत्र पर आधारित है। पहले बताया था ना, मूर्त का मतलब जो हमें सामने दिखाई देता है, अमूर्त का मतलब जो हमें सामने दिखाई नहीं दे रहा। तो जो हमें सामने दिखाई देता है उससे नहीं दे रहा, उसकी तरफ जाया जाता है, उसकी तरफ जाया जाता है। तो मूर्त से अमूर्त के शिक्षण सूत्र पर यह आधारित है। बालक को निरीक्षण, तर्क शक्ति तथा सृजनात्मक क्षमता का विकास करने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। ठीक है ना। वो जो बालक होगा उसको निरीक्षण यानी कि देखना, ऑब्जर्व करना, तर्क शक्ति जो लॉजिकल पावर होती है और जो उसकी क्रिएटिविटी होती है, जो क्षमता होती है, सृजनात्मक क्षमता, उसका विकास करने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। शिक्षक के लिए समय व श्रम की दृष्टि से प्रदर्शन ज़्यादा उपयुक्त होता है। जो टीचर है ना, टीचर, उसका समय भी बचता है। टीचर का जो समय है ना वो भी कम लगता है और जो मेहनत है वो भी क्या लगती है, कम लगती है। एक तो समय की बचत होती है, अध्यापक के समय की बचत होती है, और दूसरा अध्यापक के किसकी मेहनत की बचत होती है। ये बड़ी उपयुक्त है इस दृष्टि से। इस विधि से जो प्राप्त ज्ञान है वो स्पष्ट होता है और स्थायी होता है। इस विधि से जो ज्ञान हमें मिलता है, जो स्टूडेंट्स को ज्ञान मिलता है, एक तो वो स्पष्ट होता है, बिल्कुल उनके दिमाग में कोई किसी प्रकार की शंका नहीं होती, कोई डाउट नहीं होता, और क्या होता है, स्थायी, परमानेंट हो जाता है। यह एक वैज्ञानिक विधि है, साइंटिफिक मेथड है ये, मनोवैज्ञानिक नहीं है। इस विधि में शिक्षक के साथ साथ छात्र भी क्रियाशील रहते हैं। ये पॉइंट तो दोबारा आ गया। छात्र भी क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, किसके साथ साथ, टीचर के साथ साथ। ठीक है, तो यह हमारे जो है कुछ इसके गुण हैं। गुण क्या क्या एक बार फिर से देख लो कि एक तो पैसा जो है वो कम लगता है और भारत जैसे देश के लिए ये बढ़िया है। फिर जितने भी स्टूडेंट की जो डाउट्स होंगे उनका जो समाधान है वो होता रहेगा। जितने भी डाउट्स होंगे ना, सारा का सभी का समाधान होता रहेगा। छात्र क्या हो जाते हैं, एक तो रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उसके बाद एक्टिव होकर सहयोग देते हैं, हेल्प करते हैं टीचर की। फिर स्मृति और कल्पना का सहारा इसके अंदर नहीं लिया जाता। महंगे उपकरण नहीं होते तो नुकसान का भय भी कम होता है, डर कम होता है। नुकसान किस बात का होगा जब 20-50 रुपए की चीज़ें होती हैं सारी। मूर्त से अमूर्त के शिक्षण सूत्र पर यह आधारित है। मूर्त से अमूर्त की ओर चलने पर बालक को निरीक्षण, तर्क शक्ति और सृजनात्मक क्षमता का भी विकास होता है बालक की।
उसके बाद शिक्षक के लिए समय की भी बचत होती है और श्रम की भी, यानी कि टाइम भी बचता है, टीचर का टाइम भी बचता है और टीचर की जो मेहनत है वो भी बच जाती है। इस विधि से जो प्राप्त ज्ञान है वो स्पष्ट होता है और स्थायी होता है। इस विधि से जो ज्ञान मिलेगा, इस विधि से जो ज्ञान मिलेगा, एक तो वो स्पष्ट होगा बिल्कुल, है ना, और एक क्या होगा, स्थायी होगा, परमानेंट होगा। यह एक वैज्ञानिक विधि है। यह एक कैसी विधि है, वैज्ञानिक विधि है। यह साइंटिफिक मेथड है यहाँ पर। और शिक्षक के साथ साथ छात्र भी क्या रहते हैं, क्रियाशील, यानी कि एक्टिव रहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो अगली हमारी कौन सी है, प्रदर्शन विधि के दोष। अब बात कर लेते हैं कि प्रदर्शन विधि के दोष क्या क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं। तो इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोग नहीं करते, टीचर करके दिखाता है। अगर साइंस का टीचर बच्चों को साइंस लैब में लेकर जाएगा तो टीचर खुद प्रयोग करके दिखाएगा, बच्चों की भागीदारी कम होती है। टीचर जो है वो खुद करता है प्रयोग, तो बच्चों के अंदर जो प्रयोग करने की जो क्षमता है, बच्चों के अंदर जो प्रयोग करने की क्षमता है उसका विकास नहीं हो पाता। ठीक है ना, छात्र स्वयं प्रयोग नहीं करते, इसलिए प्रयोग करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। यह करके सीखने के स्थान पर सुनकर सीखने पर आधारित है, क्योंकि बच्चों से नहीं करवाया जाता। कौन करता है, टीचर करता है, शिक्षक करता है। तो यह करके सीखने पर आधारित नहीं है। एक तो हम बच्चे को कोई टास्क दें, कोई काम दें, है ना, और बच्चे को यह कहें कि तुम खुद करके देखो और फिर हमें बताओ कि क्या ऐसा होता है, तो बच्चा खुद करेगा, खुद करके सीख लेगा। लेकिन ये करके सीखने पर आधारित नहीं है। ये किसके ऊपर आधारित है, ये सुनकर सीखने पर आधारित है। बच्चा सुनकर सीखता है कि जो मनोवैज्ञानिक नहीं है। आप उसी विधि को मनोवैज्ञानिक कह सकते हो जहां पर बच्चा खुद करके सीखेगा। जहां पर बच्चा खुद करके सीखेगा आप उसी को मनोवैज्ञानिक विधि बोल सकते हो। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता की उपेक्षा की जाती है। मतलब क्लास के अंदर सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर जो औसत हैं, यानी कि मध्यम होते हैं, एवरेज होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लास में जो बिल्कुल डल होते हैं। तो ये सभी को समान रूप से लेकर नहीं चलती। अब जो भी टीचर बच्चे को प्रयोग करके दिखाएगा तो जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो तो समझ जाएगा, और कुछ कुछ बातें जो एवरेज बच्चा होगा उसके भी समझ में आ जाएगी। लेकिन जो क्लास में डल बच्चा होगा ना, उसको कुछ नहीं समझ में आना। और लेकिन टीचर इस बात की तरफ ध्यान नहीं करता। टीचर सभी बच्चों को एक साथ प्रयोग करके दिखा देता है, उसके बाद बात खत्म। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता पर कोई भी ध्यान नहीं देती। जबकि होना क्या चाहिए कि क्लास के अंदर आपके क्लास में किस प्रकार के बच्चे हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने औसत हैं या कितने बिल्कुल डल हैं, आप सभी को जब साथ में लेकर चलेंगे तभी आपके शिक्षण का उद्देश्य पूरा होगा। अगर आप सभी बच्चों को साथ में लेकर नहीं चल रहे तो आपके शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता भाई। ठीक, तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता की क्या की जाती है, उपेक्षा की जाती है। इसमें यह आवश्यक नहीं होता कि सभी छात्रों को प्रदर्शन ठीक प्रकार से दिखाई दे रहा हो, कि क्लास के अंदर आपके 35 बच्चे हैं और 35 बच्चों को ही आप जो करके दिखा रहे हो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। जो कुछ एक बच्चे होते हैं ना जो क्लास के अंदर एक्टिव रहते हैं, वो तो आगे आ जाएंगे, वो तो आप जो करके दिखा रहे हो वो देख लेंगे और सीख लेंगे। लेकिन जो बच्चे शर्मीले स्वभाव के होते हैं, क्लास में पीछे पीछे रहते हैं, ज़्यादा आगे नहीं आते, उन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आना, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ठीक से उनको दिखाई भी क्योंकि नहीं दे रहा। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है। यह विधि शिक्षक केंद्रित होती है, यानी कि सेंटर में कौन होता है, टीचर होता है, बच्चा नहीं होता। लेकिन विधि कौन सी बढ़िया मानी जाती है, जिसके अंदर बच्चा यानी कि जो स्टूडेंट है ना वो सेंटर में होगा। जहां पर विद्यार्थी सेंटर में होता है ना वो विधि बढ़िया मानी जाती है। जहां पर टीचर सेंटर में होगा ना वो विधि कभी बढ़िया नहीं मानी जाएगी। हमारी जो आजकल की आधुनिक शिक्षा प्रणाली क्या है, इसके अंदर क्या सिखाया जाता है कि क्लास के अंदर जो सेंटर में बच्चा होना चाहिए, अध्यापक नहीं। वो टाइम गया जब डंडे के जोर पर पढ़ाया जाता था। टीचर का जैसा मन करता था ना बच्चे को वो वैसा ही पढ़ा देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब आज की जो शिक्षण विधियां हैं ना, वो किस बात पर जोर देती है कि बच्चे को कैसे समझ में आएगा, बच्चे को किस बात में सुविधा होगी, बच्चे को इस हिसाब से पढ़ाया जाए। तो ये जो है ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। तो ये भी इसका एक दोष है, ये भी इसकी एक कमी है। उसके बाद अगली बात हमारी क्या आती है इसमें, हाँ जी एक मिनट, हाँ जी, छठी इसकी कमी क्या है कि इस विधि में प्रतिभाशाली छात्र उपेक्षित रहते हैं, वे केवल सामान्य स्तर का प्रदर्शन एवं ज्ञान दे पाते हैं। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं ना, तो उनकी तरफ भी अगर टीचर एक सिंपल सा मेथड करके बता रहा है तो यहाँ पर वही व्यक्तिगत भिन्नता वाली बात आ गई, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्लास में पढ़ाए जा रहे सिंपल तरीके को पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनका जो लेवल है वो नहीं होता। तो वे केवल सामान्य स्तर का प्रदर्शन एवं ज्ञान दे पाते हैं। इसमें केवल जो प्रयोग है वो विषयों का ज्ञान हो पाता है। उन्हें प्रयोगशाला के उपकरणों एवं यंत्रों के प्रयोग में कोई भी दक्षता प्राप्त नहीं होती, यानी कि जो टीचर करवाएगा ना उसी का ज्ञान प्राप्त होगा। प्रयोगशाला के अंदर सैकड़ों चीजें होती हैं, जो प्रयोगशाला है उसके अंदर सैकड़ों चीजें होती हैं, उनका ज्ञान टीचर को नहीं होगा। टीचर को केवल किसका ज्ञान होगा, टीचर को किसका ज्ञान होगा, जो उनको दिखाया जाएगा, जो उनको केवल दिखाया जाएगा उसका ज्ञान होगा। बाकी उपकरणों का, बाकी यंत्रों का ज्ञान जो है वो नहीं होगा। शिक्षक के प्रयोग में व्यस्त रहने के दौरान छात्र अनुशासनहीनता करते हैं। अब टीचर है, प्रयोग करने में लगा हुआ है, टीचर तो लगा हुआ है प्रयोग करने में, टीचर प्रयोग करने में लगा हुआ है, तो छात्र क्या करते हैं, अनुशासनहीनता यानी कि डिसिप्लिन में नहीं रहते बच्चे। वो सोचते हैं कि जो टीचर का ध्यान नहीं है इस तरफ, तो वो लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। प्रदर्शन विधि में समस्त कार्य अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं, तो छात्रों की जो रुचि है, जो उनकी कार्य की कुशलता है, जो बुद्धि, कल्पना, तर्क और जो स्वतंत्र चिंतन है, जैसे गुणों का विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सारा काम तो टीचर ने करना होता है, बच्चों ने कुछ करना नहीं होता। तो ना तो बच्चे की जो रुचि है वो उभर कर आती, ना ही बच्चे की कार्य करने की जो कुशलता है उसका कोई मोल है, ना बच्चे की बुद्धि का किसी प्रकार से कोई प्रयोग हो रहा, ना बच्चा कल्पना कर रहा, ना कोई लॉजिकल कोई बात कर रहा, ना ही स्वतंत्र चिंतन कर रहा है। इन गुणों का विकास नहीं हो पाता। प्रयोगशाला विधि से प्राप्त अनुभव की अपेक्षा प्रदर्शन विधि से प्राप्त अनुभव कम प्रभावकारी होता है। ठीक है ना, ये जो अनुभव है ये कहता है कि जो प्रयोगशाला विधि होती है, कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि, इससे जो बालक को अनुभव प्राप्त होता है, प्रयोगशाला विधि से जो बालक को अनुभव प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा प्रदर्शन विधि से प्राप्त अनुभव ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है ना, यानी कि एक टीचर जो है वो बच्चे को साइंस लैब में लेकर जाएगा, वहाँ पर प्रयोग करवाएगा, तो वो विधि ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बल्कि इफेक्टिव कौन सी है कि जब टीचर प्रदर्शन करेगा कोई चार्ट का, चित्र का, मॉडल का, वो ज़्यादा इफेक्टिव कहलाती है। कोई चार्ट, चित्र या मॉडल का अगर प्रदर्शन करेगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव कहलाएगी। ठीक, आपको आ गया होगा समझ में अच्छी तरह से। अच्छा, सुझाव और रह गए हमारे, तो इसके कुछ सुझाव भी हैं। पहले तो हमने इसका अर्थ देखा, फिर देखा कि सोपान क्या है, उसके बाद उसके गुण देखे, दोष देखे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सुझावों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से सुझाव है, सजेशन है जो इस विधि को बढ़िया बनाया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे सजेशंस हैं जिनसे इस विधि को बढ़िया बनाया जा सकता है। तो प्रदर्शन कार्य जो कक्षा में करवाया जाना हो उसे पहले ठीक तरह से तैयार करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि एक टीचर जो बच्चे के सामने कुछ दिखाना चाहता है, बच्चे के सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहता है, उसके पहले क्या होनी चाहिए, उसकी पहले तैयारी होनी चाहिए। प्रदर्शन विधि के शिक्षण के लिए उद्देश्यों की जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। यानी कि जो प्रदर्शन करता है अध्यापक, तो अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है, तभी वो बच्चे को बता पाएगा। प्रदर्शन में प्रयोग होने वाली सामग्री से बच्चों को पहले ही अवगत कराना चाहिए। यानी कि जिस सामग्री का प्रयोग आप कर रहे हो तो बच्चे को वो पहले ही बता दो कि हम ये सामग्री है जो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे।
अध्यापक को प्रदर्शन क्रिया के दौरान बच्चों की रुचि और ध्यान को बराबर बनाए रखना चाहिए। ये ना हो कि टीचर जो है वो तो प्रदर्शन कर रहा है और जो बच्चे हैं उनकी ना तो रुचि है ना उनका ध्यान है किसी भी तरफ, तो रुचि और ध्यान को भी बनाकर रखना चाहिए। कक्षा के प्रयोग की वस्तु इस प्रकार रखी जाए कि विद्यार्थी को ठीक प्रकार से दिखाई दे सके। जो प्रयोग कर रहे हो ना, जो टीचर प्रयोग करेगा, वो सामने इस प्रकार से वस्तु रखी जाए कि बच्चे को साफ साफ दिखाई दे, सभी बच्चों को। अध्यापक को प्रयोग करते समय विद्यार्थियों का बराबर सहयोग भी लेना चाहिए। आप विद्यार्थियों की बार बार हेल्प भी लीजिए ताकि बच्चा खुद को ये ना महसूस करे कि मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। प्रदर्शन युक्ति का उपयोग करते समय अध्यापक को साथ साथ बच्चों से प्रश्न भी पूछते रहना चाहिए कि आपको क्या समझ में आ गया, ये बताओ मैंने कैसे किया, अब बताओ तुम करोगे तो क्या होगा। तो बीच बीच में प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। क्या इसके अंदर 7 सुझाव दिए गए हैं। सुझाव कितने दिए गए? 7। कि जो भी कक्षा में करवाया जाना हो उसको अच्छी तरह से पहले तैयार कर लो। उसके बाद शिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी होनी चाहिए अध्यापक को। फिर जो भी सामग्री आप यूज़ कर रहे हो उसका ज्ञान बच्चे को करवाना चाहिए। और अध्यापक को बच्चों की रुचि और ध्यान का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की रुचि कैसी है और ध्यान को बराबर बच्चे बनाए रखें। और प्रयोग की वस्तु इस प्रकार रखी जाए कि विद्यार्थी को अच्छी तरह से दिखाई दे। अध्यापक को प्रयोग करते समय विद्यार्थियों का सहयोग भी लेना चाहिए और अध्यापक के साथ साथ बच्चों से प्रश्न भी पूछने चाहिए। क्लियर? तो आपका ये प्रदर्शन विधि डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड हो चुका है। बिल्कुल आसान है, इन विधियों में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये आपको मेथड करवा रही हूँ ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग है या जो लेक्चर मेथड है अभी करवाया, एक और करवाऊंगी, कौन सा, टोली शिक्षण, इनमें से एक मेथड पेपर में जरूर आता है। हर बार एक मेथड पेपर में जरूर आता है। तो आप इन 5 को याद कर लीजिए। आपके 16 नंबर यहाँ पर पक्के हैं। आपके 16 नंबर बनने से यहाँ कोई नहीं रोक सकता। इन 5 मेथड्स को याद कर लीजिए। हमने 4 कर चुके हैं हम लोग, एक हमारा लास्ट रह गया जो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक, तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।